नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश सर। आज लेकर आया हूं और एक फिजिक्स का बढ़िया टॉपिक थर्मोडायनामिक्स से मैं लेकर आया हूं। जो भी आपके सारे प्रोसेसेस रहते थर्मोडायनामिक प्रोसेस, उन सबको हम एक ही जगह पर देखने वाले हैं। चार मेन प्रोसेसेस रहती है हमारे थर्मोडायनामिक्स में। एक रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके बाद रहता है आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इनरिवर्सिबल प्रोसेस, फ्री एक्सपांशन। लेकिन मेन जो पार्ट रहेगा जिस पर न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं, वो ये चार प्रोसेसेस रहते हैं। अभी इन चार प्रोसेस में हमको जो टॉपिक्स देखने वाले हैं, वो सारे जो है वो कॉमन रहने वाले। मतलब क्या, अगर हमको मालूम है कि हर प्रोसेस में कौन सी चीज किस तरीके से चेंज हो रही है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये चारों प्रोसेस लर्न करने में, समझने में आपको बहुत आसानी होगी। और अगर इसके कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आ गए तो आगे भी आपको बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक जो है थर्मल फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली नीट और जेई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो वन बाय वन हम एक एक प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो रहता है, इसमें आइसो मतलब कॉमन कांस्टेंट रहता है, थर्मो मतलब यहाँ पर हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी रहती है कि भाई जिसमें टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा टी आपका रहेगा जीरो रहेगा, डेल्टा टी आपका जीरो रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको कैसे हम डिफाइन करें, कैसे पहचाने? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है, तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। अगर मैं आइसोबैरिक पे बात करूंगा तो अगेन आइसो आया है, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। बैरिक, इसमें बार वर्ड है, बेसिकली बार आपका प्रेशर से रिलेटेड रहता है, तो यहां पर आपका प्रेशर जो है ये कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ पर डेल्टा पी जो है वो जीरो रहेगा, क्योंकि P1 P2 इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर आपका सेम रहने वाला है। वही हम आइसोकोरिक की बात करेंगे तो आइसोकोरिक में अगेन आइसो वर्ड आया, आइसो मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट होता है? तो यहाँ पर बच्चा लोग, यहाँ पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बढ़िया, ओके। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा भी आपका यहाँ पर जीरो बन जाता है। दूसरा टॉपिक, मतलब पहले में हमने क्या देखा कि भाई एग्जैक्टली ये प्रोसेस होती क्या है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा, कॉमन टॉपिक, वो हमारा रहने वाला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूंगा तो फर्स्ट लॉ यहां पर कैसे हो जाएगा, देखो। फर्स्ट लॉ बेसिकली होता क्या है हमारा, Q इज इक्वल्स टू, बराबर, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W रहता है। Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म कौन सी रहती है? डेल्टा U। इसमें समझ के लीजिए, Q मतलब आपका रहता है सप्लाइड हीट। ओके, डेल्टा यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहता है। अभी आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली आपके टेम्परेचर से डिपेंड करती है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेल्टा यू पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर डाउन हुआ तो डेल्टा यू निगेटिव रहेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपका बेसिकली यहाँ पर डेल्टा यू जो है वो जीरो रहता है। तो अगर डेल्टा यू जीरो है तो आपका इक्वेशन कैसे बन जाएगा? Q इज इक्वल्स टू W। बढ़िया, मतलब जो भी आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी की सारी आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। अभी यही फर्स्ट लॉ एडियाबैटिक प्रोसेस में किस तरीके से वर्क करेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो क्यू मैंने बोला हीट, ये यहाँ पर जीरो रहेगी। तो अगर LHS आपका जीरो है तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ आपका बनेगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस W, या फिर W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। इन दोनों को थोड़ा सा समझ के लेते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले जैसे आपको बोला कि डेल्टा यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहती है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगी, टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो वो निगेटिव रहेगी। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव बोला है, इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर निगेटिव बोला है, इसका मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है। वही दूसरी ओर अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव कैसे रहता है? तो भैया अगर एक्सपांशन हो रहा है, ओके, एक्सपांशन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है,
ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो उसको हम निगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर निगेटिव वर्क डन है, इसका मतलब है कॉम्प्रेशन हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन है मतलब एक्सपांशन हो रहा है। बढ़िया। आइसोबैरिक में देते हैं, आइसोबैरिक में आपका डेल्टा पी जो है वो 0 है। इस डेल्टा पी की वजह से इन तीनों में से किसी को नहीं फर्क पड़ने वाला। तो आपका जो इक्वेशन है यहाँ पर एज इट इज आएगा, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। वही हम आइसोकोरिक की बात करेंगे तो आइसोकोरिक में आपका डेल्टा V जो है वो 0 है। अभी डेल्टा V 0 होने की वजह से क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला रहता है P इंटू डेल्टा V। तो अगर डेल्टा V 0 है मतलब यहाँ पर वर्क डन आपका बेसिकली 0 रहता है। तो वर्क डन 0 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U। बढ़िया। ओके, तो ये हमारा एक कॉमन टॉपिक था कि भाई फर्स्ट लॉ जो है वो किस तरीके से यहां पर रहेगा इन चारों प्रोसेसेस में। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे रहेगा। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन क्या है आपका, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, बराबर। इसमें P माने प्रेशर, V माने वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स विच इज N अपॉन Na और M अपॉन M0 रहता है। R आपका गैस कांस्टेंट रहता है और T जो है वो आपका टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपका T कांस्टेंट है, मतलब पूरा RHS आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब है यहाँ पर आपका PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा, दैट इज P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 रहेगा। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। वही एडियाबैटिक प्रोसेस में देखेंगे तो भाई यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पर हम बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पर आपका पी वी रेस टू गैमा आपका कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात करूंगा तो उसका रिलेशन रहेगा पी रेस टू 1 माइनस गैमा, टी रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा, बराबर। और अगर मैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की बात करूंगा तो वो हो जाएगा टी वी रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बेसिकली यहां पर आपका गैमा क्या रहता है, वो रहता है सीपी बाय सीवी। हम केटीजी चैप्टर में देखते हैं सीपी बाय सीवी। ओके, यहाँ पर सीपी मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी माने होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों के रेशियो को हम गैमा बोलते हैं। हर गैस के लिए अलग अलग रहता है, मोनो एटॉमिक के लिए अलग रहता है। मोनो एटॉमिक की बात करूंगा तो वहां पर 5/3 रहता है। डाई एटॉमिक रिजिड की बात करूंगा तो वो 7/5 रहता है। डाई एटॉमिक नॉन रिजिड की बात करूंगा तो उसकी वैल्यू 9/7 रहती है। एंड अगर पॉलीम एटॉमिक की बात करूंगा तो वहां पर आपकी वैल्यू 4+F अपॉन 3+F रहती है। इस गैमा की वैल्यू एक नंबर रहता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मोस्टली हम मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक के ही साथ खेलने वाले हैं। ओके, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का रिलेशन आइसो एडियाबैटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही साथ हम जाते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस में ये सारी चीजें कैसे रहेगी। आइसोबैरिक में क्या है, आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारा बन जाएगा nRT अपॉन V आपका कांस्टेंट बन जाएगा। मतलब स्पेशली हमारा क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब हुआ कि आपका V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2 रहता है। सिमिलरली अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूंगा तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब ये nRT अपॉन P जो है वो यहां पर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बन जाएगा। और इसी तरीके से आपका इक्वेशन यहां पर बन जाएगा P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। ओके, तो ये बन गया आपका भाई आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, इन ऑल द प्रोसेसेस किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भाई किस तरीके से कौन सी चीजें चेंज हो रही है। मैं आपको चार्ट फॉर्मेट में देने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको ये समझने में आसानी होगी। अगर हम इसको इंडिविजुअल सेपरेटली देखेंगे तो कंफ्यूजन क्या होता है, रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये ब्रेन का फंक्शन है, समझ के लीजिए। जितना ज्यादा आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे ना उतने ही वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, मतलब
पहला तो देखा कि बेसिकली क्या रहता है, दूसरा देखा हमने फर्स्ट लॉ कैसे वर्क करेगा, तीसरा हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन किस तरीके से वर्क करेगा, चौथा टॉपिक हमको देखना है कि भाई वर्क डन का सीन क्या रहता है। ओके, तो वर्क डन की अगर बात करूंगा तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो आपका किस तरीके से बन जाता है, तो nRT log ऑफ V2 बाय V1 या फिर nRT log ऑफ P1 बाय P2। ओके, तो ये आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है। अभी यहाँ पर मैं लॉग बोल रहा था, ये ln लिखा है, इसका मतलब क्या रहता है, ये बेसिकली नेचुरल लॉग रहता है। नेचुरल लॉग मतलब क्या होता है, टू दी बेस ई, उसका बेस क्या रहता है, ई माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है, बेसिकली उसकी वैल्यू 2.7 समथिंग रहती है। ओके, और इसको अगर लॉग टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करना है, जिसको हम लॉग टेबल में वगैरह यूज करते हैं, तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स का आप जब केमिस्ट्री में देखते हो तो वहां पर स्पेसिफिकली आप वो फॉर्मूला देखेंगे कि 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1 और P1 by P2। ओके, दोनों तरीके से आप खेल सकते हो। यहां पर देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला कैसे रहता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉर्मूला रहेगा 1/1 गामा माइनस 1 इनटू ब्रैकेट आपका बन जाएगा P1 माइनस P2 P1 V1 माइनस P2 V2। ओके, गामा मैंने क्या बोला है, इसको स्पेसिफिक हीट रेशो भी बोलते हैं या फिर इसको हम एडियाबैटिक रेशो भी बोलते हैं। Cp बाय Cv का रेशो बेसिकली रहता है। और अगर मैं टेम्परेचर के टर्म्स में मुझे लिखना है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा nR अपॉन गामा माइनस 1 इंटू ब्रैकेट T1 माइनस T2। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहां पर वर्क डन की बात करूंगा तो यहां पर बहुत ही सिंपल रहता है कि P इंटू डेल्टा V रहेगा, P इंटू V2 माइनस V1 रहेगा। V2 आपका फाइनल वॉल्यूम रहेगा, V1 आपका इनिशियल वॉल्यूम रहेगा। आइसोकोरिक सबसे इसमें सबसे सिंपल वाला पार्ट कौन सा रहेगा, तो भाई ये रहेगा, जीरो रहता है बच्चा लोग। ओके, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये होता है आपका वर्क डन। ओके, तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से वर्क डन की चीजें जो है वो चेंज करने वाली है। इसी के साथ हमको इसका ग्राफ भी देखना है एंड एक्सपांशन कॉम्प्रेशन में वो किस तरीके से वर्क करता है ये भी अभी हमको देखना है। तो इसको थोड़ा सा स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, तो आपको थोड़ा सा वो समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली हमको देखना क्या है, समझ के लीजिए बच्चा लोग कि ये सारी चीजें जो है ये इंटरकनेक्टेड रहती है। आप इसको चार्ट फॉर्मेट में ही लर्न करोगे तो आपको ये चीजें समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक मैंने जैसे बोला हम क्या करने वाले हैं, हम इसका वर्क डन का ग्राफ देखने वाले। वर्क डन का ग्राफ मतलब क्या होता है, वो बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ रहता है। ओके, यहाँ पर आपका जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ रहेगा, पीवी ग्राफ, उसका जो एरिया रहता है ये आपका बेसिकली वर्क डन रहता है। इसीलिए इसको वर्क डन का ग्राफ भी बोला जाता है या फिर पीवी ग्राफ भी हम बोलते हैं। ओके, वॉल्यूम हम आमतौर पर एक्स एक्सिस पर लेते हैं एंड प्रेशर जो है वो हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूंगा कि ये ग्राफ जो है ये थोड़ा सा ऐसे कर्व आता है। ओके, एडियाबैटिक की बात करूंगा तो ये भी कर्व रहता है। ओके, इसको पहचाने कैसे, तो भाई इसका एक फंडा बताता हूं। आपका एडियाबैटिक प्रोसेस जो रहता है इसका स्लोप जो है वो कंपेयर टू आइसोथर्मल ज्यादा रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोप, मैंने क्या बोला, इसका ज्यादा रहता है। आइसोबैरिक की प्रोसेस की बात करूंगा तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये ग्राफ जो है यहाँ से पैरेलल आएगा। और आइसोकोरिक की बात करूंगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये ग्राफ जो है वैसे वर्टिकल आएगा। अभी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं देने वाला हूं, वो है एक्सपांशन एंड कॉम्प्रेशन में पीवीटी का रिलेशन क्या रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, समझ के लीजिए। एक रहेगा आपका एक्सपांशन और दूसरा रहने वाला है कॉम्प्रेशन। ओके, अगर एक्सपांशन की बात करूंगा तो एक्सपांशन का सिंपल फंडा है सर, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। कॉम्प्रेशन का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके, एक्सपांशन में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर प्रेशर डाउन होता है,
लेकिन टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। ओके, वही यहां पर देखूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होता है एंड टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। वही अब मैं एडियाबैटिक की बात करूंगा तो एक्सपांशन है तो भाई सिंपल फंडा है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डाउन होगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर की बात करूंगा तो यहाँ पर एक्सपांशन में टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। समझ के लीजिए क्यों होता है। इसके स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई किस तरीके से रिलेशन रहता है। इसका फर्स्ट लॉ कैसे देखा था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू बराबर, माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है, कंप्रेशन हो रहा है एंड डेल्टा यू पॉजिटिव था मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वही दूसरा उसमें ही फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि भाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। सो डब्ल्यू अगर पॉजिटिव है, एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब है आपका माइनस डेल्टा यू, इसका मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है। उल्टा रहता है, समझ के लीजिए सिर्फ। यहाँ पर आइसोबैरिक की बात करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ओके, और प्रेशर आपका कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हमने देखा था वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। यहाँ पर भी मैं बात करूंगा तो कंप्रेशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम तो डाउन होगा, आइसोबारिक है तो प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा एंड यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपका डाउन होता है। आइसोकोरिक की बात करूंगा तो आइसोकोरिक में कंप्रेशन एक्सपांशन ऐसा नहीं रहता क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पर हम पीवी और पीटी के टर्म्स में ही बोल सकते हैं कि अगर पी इंक्रीज हो रहा है तो टी भी इंक्रीज होगा एंड वी आपका कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली पी डाउन हो रहा है तो टेम्परेचर भी डाउन होगा और उस केस में भी आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। सो यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको इकट्ठा करके देने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर इसका एरो मैं नीचे की ओर दिखाता हूं इसका मतलब है वो एक्सपांशन हो रहा है और इसी एरो की डायरेक्शन अगर मैं सिर्फ चेंज कर दूंगा तो आपका वो कंप्रेशन होता है। अगर मैं ये सारे ग्राफ को अगर क्लब कर दूं, ओके, इन सारे ग्राफ को अगर मैं क्लब कर दूं तो कैसा सीन होता है थोड़ा सा देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, कुछ पीवाईक्यू में, नीट के कुछ पीवाईक्यू में ये डायरेक्टली भी आया था। अगर मैं एक्सपांशन की बात करता हूं तो ग्राफ कैसे रहेगा एंड कंप्रेशन की बात करूंगा तो ग्राफ कैसे रहेगा। एक्सपांशन के लिए इनिशियल पॉइंट में कांस्टेंट कंसीडर करता हूं, ये आपका प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो वन बाय वन एक एक ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ जो है वो आपका ऐसे आएगा, दूसरा ग्राफ का स्लोप ज्यादा रहेगा, तीसरा ग्राफ, ओके, इसको नाम भी दे देते, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ है आपका, ओके। तीसरा आइसोबैरिक का है, ये पैरेलल रहेगा और ये आपका आइसोकोरिक का तो वर्टिकल रहेगा। मतलब अगर इनके वर्कडन को मैं कंपेयर करूंगा तो मैं देख सकता हूं वर्कडन ऑफ आइसोबैरिक सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद रहेगा वर्कडन ऑफ आइसोथर्मल, उसके बाद रहेगा वर्कडन ऑफ आइसोकोरिक और सबसे एंड में तो हमेशा वर्कडन बाय आइसोकोरिक रहेगा, एडियाबैटिक सॉरी। ये वर्कडन बाय आपका रहेगा आइसोबैरिक, ये रहेगा आपका वर्कडन बाय आइसोथर्मल, ये रहेगा वर्क डन बाय एडियाबैटिक और ये आपका है वर्क डन बाय आइसोकोरिक। अगर कंप्रेशन की बात करूंगा तो नीचे वाला पॉइंट आपका फिक्स रहेगा। तो यहां पर अगर मैं आइसोबैरिक की बात करूंगा, सॉरी आइसोथर्मल की बात करूंगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं आइसो एडियाबैटिक की बात करूंगा तो ये ग्राफ स्लोप ज्यादा, ये ऐसा रहेगा बराबर। आइसोबैरिक की बात करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा एंड आइसोकोरिक की बात करूंगा तो वर्टिकल रहेगा। तो अभी इस केस में मैं क्या देख सकता हूं कि वर्क डन सबसे ज्यादा किसका है, एडियाबैटिक का है, देन आ रहा है आइसोथर्मल का, देन आ रहा है आपका आइसोबैरिक का और एंड में हमेशा रहेगा आइसोकोरिक का। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि एक्सपांशन में सबसे ज्यादा वर्क डन किस प्रोसेस में रहता है, तो आंसर रहेगा आइसोबैरिक का। वही अगर मैं कंप्रेशन की बात करूंगा तो कंप्रेशन में वर्क डन सबसे ज्यादा किसका रहता है, तो आंसर रहेगा आपका टू मतलब क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस का। कभी कभार सिर्फ इन दोनों में भी कंपैरिजन पूछ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपांशन में किसका ज्यादा वर्क डन रहता है, इन दोनों में आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा रहता है। कंप्रेशन की बात करूंगा तो फर्स्ट और सेकेंड में किसका ज्यादा वर्क डन रहता है, तो एडियाबैटिक का रहता है। क्योंकि मैंने स्लोप के बारे में क्या बोला था कि भाई स्लोप of adiabatic is greater
देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, आई होप थर्मोडायनामिक की ये जो 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। इसके डिटेल में मैं नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी मैं लेकर आया था। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बेसिक का बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जो नीट प्रिपेयर करने वाले बच्चे रहते हैं जिनका पीसीबी ग्रुप होता है, उनका बेसिक मैथ्स का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं और मेरी टीम ने मिलकर हमारे 10 साल का एक्सपीरियंस डाल के हमने एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। इसमें हमने स्टार्ट टू लेके एडवांस तक सारे फिजिक्स में लगने वाले मैथ्स के टर्म्स को क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट को ऐड किया है। बहुत सारे वीडियोस रहेंगे, उसमें बहुत सारे नोट्स है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तो एक बार डेफिनेटली चेक करना, उसके भी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।